हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। दिस इज एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटेड टू क्रिमिनल प्रोसीजर। सो इस कोड के आने से पहले 1973 में जब ये कोड लाया गया है, जो एप्लीकेबल है 25 जनवरी 1974 से, उससे पहले भी हमारे पास क्रिमिनल प्रोसीजर को डील करने के लिए अलग अलग कोड्स हुआ करते थे। ये एक ऐसी कोशिश थी जिसमें कि सारे अलग अलग बने हुए लॉज को एक जगह कंसोलिडेट करके अमेंड करके उस वक्त की जो भी मौजूदा स्थिति थी उन सभी को ध्यान में रखते हुए एक क्रिमिनल प्रोसीजर बनाया गया। इसलिए इसका नाम होता है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। सबसे पहले चैप्टर 1, Preliminary, short title and extent of commencement. This act may be called as Code of Criminal Procedure 1973। जैसा हम जानते हैं कि इसको Code of Criminal Procedure 1973 बोलेंगे, शॉर्ट में इसको CPC 1973 बोलते हैं। इसका सब सेक्शन 2 बोलता है इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये पुराना कोड है। वैसे इस कोड को मैंने indiacode.com से लिया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट है जहाँ पे सारे लॉज स्टोर किए जाते हैं। लेकिन फिर भी ये अपडेटेड 2019 के जनवरी वर्जन का है। सो इसमें इसके बाद जब आर्टिकल 370 को चेंज किया गया है तो उसके अकॉर्डिंग अभी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जम्मू एंड कश्मीर पर भी एप्लीकेबल है। सो हम कह सकते हैं कि सब सेक्शन 2 जो यहाँ पे है सीआरपीसी का, उसको हम ऐसा समझेंगे इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, provided that provision of this code and other than relating to chapter 8, 9 and 10 thereof shall not apply to the state of Nagaland, to the tribal areas, but the concerned state government may by notification apply such provision or any of them or whole or part of the Nagaland or such tribal areas as the case may be, with such supplemental, incidental or consequential modifications as may be specified in the notification। इसको अगर मोटे तौर पे समझा जाए तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता है कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बनाए हुए या पार्लियामेंट से पास जो भी लॉज होते हैं उसको जब ट्राइबल एरियाज में एप्लीकेबल किया जाता है तो ट्राइबल एरियाज की अपनी एक पहचान होती है, उनके अपने रीति रिवाज, अपने तौर तरीके होते हैं, उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। इससे उनका जो अपनी इंडिजिनस कैरेक्टरिस्टिक होती है वो लूज होती है। तो इसको प्रिजर्व करने के लिए आई सीआरपीसी को भी ये होल ऑफ इंडिया को एक्सटेंड करता है, बट इसके कुछ एक्सेप्शंस जो दिए गए हैं वो है कि यहाँ पे ये अप्लाई नहीं करेगा। कहाँ कहाँ? स्टेट ऑफ नागालैंड में या उसके ट्राइबल एरियाज में एज अ जनरल रूल। लेकिन कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट यानी जिस ट्राइबल एरिया का है उस ट्राइबल एरियाज की वो जिस स्टेट में आता है वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन से, बाय नोटिफिकेशन, वो चाहे तो वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकाल करके वो चाहे तो इन प्रोविजंस को अप्लाई कर सकती है किसी सर्टेन पार्ट उस ट्राइबल एरिया या स्टेट ऑफ नागालैंड के अंडर उसको कर सकती है। ठीक है। एक्सप्लेनेशन दिया इन दिस सेक्शन ट्राइबल एरियाज मीन्स द टेरिटरी विच इमीडिएटली बिफोर द 21st जनवरी 1972 वेयर इंक्लूडेड इन द ट्राइबल एरियाज ऑफ आसाम as referred in the paragraph 20 of the 6th schedule of the constitution and other than those within the local limits of the municipality of Shillong। तो यहाँ पे ट्राइबल एरियाज किस एरिया को कवर करता है वो बता रहे हैं कि उस डेट से पहले 21 जनवरी 1972 से पहले जो ट्राइबल एरियाज ऑफ आसाम थे, जो पैराग्राफ 20 ऑफ 6 शेड्यूल में मेंशन्ड है, अदर देन द जो म्यूनिसिपैलिटी ऑफ शिलोंग के अंदर आते हैं वो सारे एरियाज उसमें कवर किए जाएंगे। इट शैल कम इनटू द फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1974। ये एप्लीकेबल होगा फर्स्ट डे 19 ऑफ अप्रैल 1974 से। अब इसका सेक्शन नंबर 2 पे आते हैं जो डिफिनीशंस क्लॉज है। इन दिस कोड अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, इस पूरे सेक्शन सब सेक्शन में बहुत सारे अलग अलग चीज़ों की डिफिनीशन होगी जो पूरे कोड में हम लोग उनको उसी डिफिनीशन की बताई हुई चीज़ों के अकॉर्डिंग समझेंगे। सबसे पहले बेलेबल ऑफेंस, ये हम हमेशा सुनते हैं बेलेबल ऑफेंस किसको कहते हैं। बेलेबल ऑफेंस का मतलब होता है मीन्स एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल। इस कोड के फर्स्ट शेड्यूल में जिसको बेलेबल के रूप में दिखाया गया है, विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बी इनफोर्स एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस मीन्स एनी अदर ऑफेंस। वो सारे ऑफेंस जिनको कि फर्स्ट शेड्यूल में
एज अ बेलेबल दिखाया गया है उनको बेलेबल ऑफेंस बोलेंगे। इसके अलावा बाकी सारे होंगे उनको नॉन बेलेबल ऑफेंस बोलेंगे। चार्ज का मतलब चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन। चार्ज का मतलब कोई भी हेड ऑफ चार्जिंग, चार्ज जो हम लोग आईपीसी के डिफरेंट सेक्शंस जो हम पढ़ते हैं जिसके अकॉर्डिंग किसी के ऊपर में कोई ट्रायल चलता है, उसके जो हर एक किए हुए एक्ट के लिए जो उस पे आईपीसी का सेक्शन या किसी दूसरे लॉ का सेक्शन लगाया जाता है उसको हम चार्ज बोलते हैं। तो ये चार्ज यहाँ पे सीआरपीसी बताता है कि वो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है वो सारे ऑफेंसेस, एंड कॉग्निजेबल केस का मतलब वो सारे केसेस जहां एक पुलिस ऑफिसर, where a police officer may, in accordance with the first schedule under any law for the time being in force, arrest without warrant। इसको हम समझे नॉर्मल भाषा में, कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है जहां पुलिस उस मैटर का कॉग्निजेंस खुद ले सकती है, और कॉग्निजेंस लेने का मतलब होता है कि वो किसी भी आदमी को जो जिस पे आरोप हो किसी क्राइम को करने का, उसको बिना वारंट के भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है। तो हम इसको ऐसे समझेंगे, कॉग्निजेबल ऑफेंस वो केसेस होते हैं जहां पे पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो सारे ऑफेंस होते हैं जहां पुलिस बिना वारंट के किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती है। कंप्लेंट, कंप्लेंट का मतलब होता है एक एलिगेशन जो या तो ओरली किया जाए या इन राइटिंग किया जाए, लेकिन मजिस्ट्रेट के पास किया जाए, with a view to his taking action under this code that some person whether known or unknown has committed an offense but does not include a police report। तो कंप्लेंट का मतलब होता है कोई भी एलिगेशन, चाहे वो आदमी वर्बली या फिर इन राइटिंग अगर वो किसी मजिस्ट्रेट के सामने जाके कोर्ट में पेश करता है तो उसको कंप्लेंट बोला जाएगा, जिसके बेस पे आगे की प्रोसीजिंग चलाई जाएगी। कंप्लेंट केसेस को कैसे डील करते हैं इसके लिए हमारे पास डिफरेंट चैप्टर्स हैं जिसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, वो उन सेक्शंस को हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा दूसरे जो मैटर्स होते हैं जो पुलिस रिपोर्ट के बेस पे चलते हैं, इसीलिए कंप्लेंट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया, अ रिपोर्ट मेड बाय पुलिस ऑफिसर इन केस विच डिस्क्लोजेज आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द कमीशन ऑफ अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल बी डीम्ड टू बी अ कंप्लेंट, एंड द पुलिस ऑफिसर बाय whom such report is made shall be deemed to be a complainant। अगर कभी भी किसी पुलिस ऑफिसर किसी ऐसे मैटर्स जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उनके लिए अगर वो एक रिपोर्ट बना करके कोर्ट में सबमिट करती है तो उसको भी एक कंप्लेंट माना जाएगा, एंड द पुलिस ऑफिसर बाय whom सच रिपोर्ट इज मेड उसको कंप्लेनेंट माना जाएगा। ये डिफिनीशंस क्यों हैं इसकी समझ हम लोग को थोड़े सेक्शंस के बाद हमको आएगी कि कंप्लेनेंट एक डिफाइंड होना क्यों जरूरी होता है, या कंप्लेंट इसलिए डिफाइन होना जरूरी है ताकि उसके बेस पे आगे की प्रोसेसिंग कंप्लेंट केस के अकॉर्डिंग चलेगी। अगर वो पुलिस रिपोर्ट के बेस पे की केस है तो वो पुलिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो भी सेक्शंस डिफाइंड है उसके अकॉर्डिंग उसका प्रोसेस चलेगा। नेक्स्ट आते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का मतलब इन रिलेशन टू एनी स्टेट, उस स्टेट का जो हाई कोर्ट होगा वो उसको हाई कोर्ट समझेंगे। अगर वो यूनियन टेरिटरी होती है जहां पर कहीं हाई कोर्ट्स नहीं होते हैं तो उस हर यूनियन टेरिटरी को किसी न किसी स्टेट के साथ अटैच किया गया है, किसी स्टेट के हाई कोर्ट के साथ अटैच किया गया है। अगर अलग अलग स्टेट की बात करें, चंडीगढ़ जैसे हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, या फिर महाराष्ट्र एंड गोवा के लिए मुंबई बॉम्बे हाई कोर्ट जो है, तो उसमें गोवा और ये दोनों के लिए आता है, और इन दोनों के अलावा हमारे आसपास के कुछ कुछ जो यूनियन टेरिटरी जैसे दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली, तो वो भी उस हाई कोर्ट से बिलोंग करते हैं। In relation to any other union territory, the highest court of criminal appeal for that territory other than the Supreme Court of India। अगर ऐसा डिफाइन नहीं है तो फिर उस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को छोड़ करके जो भी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होगा वो उस केस के लिए हाई कोर्ट जहां भी लिखा हुआ है इस पूरे कोड में वहां उस कोर्ट को समझा जाएगा। इंडिया मीन्स द टेरिटरी टू विच दिस कोड एक्सटेंड्स। इंक्वायरी मीन्स एनी अदर इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय अ मजिस्ट्रेट। यहाँ 3-4 टर्म्स जो अभी आ रहे हैं इसको समझिएगा, हम लोग इसको बहुत बार इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। उसमें सबसे पहला टर्म है इंक्वायरी। जब इंक्वायरी की बात की जाती है तो इंक्वायरी एक मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है या फिर किसी कोर्ट के द्वारा की जाती है। कोर्ट और मजिस्ट्रेट के द्वारा किए जाए जब किसी ट्रायल में वो की जाती है तो फिर उसको इंक्वायरी कही जाती है।
इन्वेस्टिगेशन जो दूसरा उसका टर्म है, ये जब किया जाता है तो ये पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया जाता है, या फिर कोई भी ऐसा आदमी बाय एनी पर्सन अदर देन मजिस्ट्रेट जिसको कि ऑथराइज किया गया है मजिस्ट्रेट के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो इंक्वायरी जब मजिस्ट्रेट के द्वारा किसी मैटर्स की छानबीन की जाती है, इन्वेस्टिगेशन जब पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट के द्वारा अपॉइंटेड किसी आदमी के द्वारा अगर वो छानबीन की जाती है। जुडिशियल प्रोसीडिंग, जुडिशियल प्रोसीडिंग का मतलब होता है इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी टेकन ऑन ओथ। ऐसे कोई भी प्रोसीडिंग जिसका पर्पस ये होता है कि किसी भी एट द एंड ऑफ वो पूरी प्रोसीडिंग एक जुरल नेचर इस्टेब्लिश किया जाए, उन सारे मैटर्स जहाँ पर कि एविडेंस लिए जा सकते हैं ऑन ओथ, उसको हम जुडिशियल प्रोसीडिंग कहते हैं। नेक्स्ट आता है लोकल जुरिस्डिक्शन। लोकल जुरिस्डिक्शन का मतलब था जब भी कोई कोर्ट या मजिस्ट्रेट होता है तो उस वो कोर्ट और मजिस्ट्रेट उसके साथ एक अटैच्ड एक लोकल एरिया होता है। उस पूरे एरिया के अंडर में होने वाले सारे ऑफेंसेस, सारे केसेस, अगर वो स्पेशल कोर्ट केसेस नहीं है या उस मैटर के लिए स्पेशल कोर्ट अगर डिफाइंड नहीं है, तो फिर वो उस एरिया जिस एरिया के लोकल जुरिस्डिक्शन में आता है उसी कोर्ट में मैटर्स चलते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया ऐसे एरियाज होते हैं जिनको डिक्लेयर किया जाता है अंडर सेक्शन 8 टू बी अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। आगे हम सेक्शन 8 पढ़ेंगे जहाँ पर वो हम पढ़ेंगे कि क्या होता है एक मेट्रोपॉलिटन एरिया सेक्शन 8 क्या कवर करता है, वो सब हम आगे हम देखेंगे। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है, हम पहले ही इसके बारे में पढ़ चुके हैं जिस समय कॉग्निजेबल ऑफेंस हमने पढ़ा था। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है वो सारे केसेस जहां पर कि पुलिस की या पुलिस किसी ऑफिसर की कोई अथॉरिटी नहीं होती है किसी को अरेस्ट करने की बिना वारंट के। नोटिफिकेशन का मतलब ऑफिशियल गैजेट में जब कोई नोटिफिकेशन निकाला जाता है। ऑफेंस का मतलब एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स। कोई भी ऐसा एक्ट या उसका ओमिशन जो इस वक्त जो भी लॉज एप्लीकेबल है उनके द्वारा अगर वो पनिशेबल किया गया है तो फिर उसको ऑफेंस कहा जाएगा। हम लोग बहुत बार ऐसे कामों के लिए क्राइम वर्ड का यूज करते हैं, बट क्राइम एक अलग वर्ड है, उसकी अलग मीनिंग है। लीगल तरीके से जब हम बात करते हैं तो हर एक्ट या ओमिशन उसको ऑफेंस कहा जाता है और जो आदमी उसको करता है उसको ऑफेंडर कहा जाता है। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ये एक टर्म है। इस टर्म से समझा जाए, अगर किसी पुलिस स्टेशन का जो ऑफिसर इंचार्ज है जिसको हम हिंदी में थानाध्यक्ष कहते हैं, तो थानाध्यक्ष जो होता है उसको ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होता है। लेकिन ये उन लोगों को भी इंक्लूड करता है, अगर थानाध्यक्ष या ऑफिसर इंचार्ज एसएचओ वो अगर किसी पुलिस स्टेशन के एब्सेंट हैं तो उस केस में या अनेबल हैं इलनेस की वजह से या किसी दूसरे वजह से कि वो अपनी ड्यूटीज कर सके, तो जो भी उस ऑफिसर जो भी पुलिस ऑफिसर जो प्रेजेंट है उस स्टेशन हाउस में, जो उनके रैंक के नेक्स्ट आता हो लेकिन वो कांस्टेबल के रैंक के ऊपर होना चाहिए, तो ऐसे के ऑफिसर को भी उस वक्त के लिए ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के रूप में समझा जाएगा। ऐसा इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब भी हम कोई मैटर होता है उस मैटर से रिलेटेड जितने भी इन्वेस्टिगेशन या आगे की प्रोसीडिंग्स होती है, पुलिस रिपोर्ट बनाना होता है, उन सारे मैटर्स में ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की एक बहुत अहम भूमिका होती है। उन सारे कामों को करने के लिए अगर वो नहीं है तो उस केस में जो भी आदमी उनके नेक्स्ट इन द रैंक आता हो उस पुलिस स्टेशन में, लेकिन वो आदमी कांस्टेबल के रैंक के ऊपर होना चाहिए, यानी सब इंस्पेक्टर तक जो भी आते हैं उन सभी को इसमें माना जाएगा कि वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन उस वक्त के लिए होंगे। या फिर स्टेट गवर्नमेंट अगर डायरेक्ट करती है किसी दूसरे ऑफिसर को जो उस वक्त मौजूद हो, यानी अगर ऐसा भी हो सकता है कि किसी कोई ऐसा आदमी जो उस स्टेशन के नेक्स्ट इन द रैंक नहीं आता हो बट वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट का पार्ट हो या किसी स्पेशल पुलिस का पार्ट हो, उसको ऐसे टाइम के लिए जिस वक्त के एक एसएचओ अवेलेबल नहीं है, जो नॉर्मल एसएचओ होते हैं उसको उस टाइम के लिए एज अ कार्यकारी एसएचओ बनाया जा सकता है। प्लेस इंक्लूड्स अ हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल, वेसल। प्रीडर का मतलब कोई भी आदमी जो कि कोर्ट में एक आदमी जो ऑथराइज्ड बाई और एनी अदर पर्सन फॉर द टाइम इन टू प्रैक्टिस इन एनी सच कोर्ट। प्रीडर का मतलब
जो भी आदमी, जिसको हम सामान्य भाषा में वकील कहते हैं, कोई भी आदमी जो किसी के बिहाफ पर किसी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है, एंड इंक्लूड्स एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय द परमिशन ऑफ द कोर्ट टू एक्ट इन सच प्रोसीडिंग्स। पुलिस रिपोर्ट जो अभी हमने पढ़ा, पुलिस रिपोर्ट का मतलब होता है जो ये जो मीन्स अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर टू अ मजिस्ट्रेट अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ वन सेक्शन 173, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये हम आगे पढ़ेंगे सेक्शन 173 क्या है। और इस पुलिस रिपोर्ट का मतलब होता है जब उस 173 के सेक्शन के अंडर में जब कोई पुलिस ऑफिसर किसी मजिस्ट्रेट के सामने एक रिपोर्ट भेजता है तो उसको पुलिस रिपोर्ट समझा जाएगा। पुलिस स्टेशन का मतलब कोई भी ऐसा पोस्ट या प्लेस जो जनरली डिक्लेयर किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा टू बी अ पुलिस स्टेशन, और वो इंक्लूड करेगा वो सारे लोकल एरिया जो कि स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी। सो हर पुलिस स्टेशन के अंडर में कौन कौन से एरियाज आते हैं ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अगर कोई नया पुलिस स्टेशन बनाना होता है तो उसके लिए भी जो एग्जिस्टिंग पुलिस स्टेशन है उनके एरियाज बाउंड्री को चेंज किया जाता है। प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स अंडर दिस कोड। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब कोई भी आदमी जो सेक्शन 24 के अंडर में जिनको अपॉइंट किया गया है, एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो चाहे पब्लिक प्रोसिक्यूटर खुद या फिर उनके बिहाफ पे उनके डायरेक्शंस के अंडर में अगर कोई भी आदमी काम करता है तो उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही माना जाएगा। सब डिवीज़न का मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में हमारी हायरार्की ऐसी होती है कि स्टेट के अंदर में कमिश्नरेट होते हैं, कमिश्नरेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में सब डिविजन्स होते हैं और सब डिविजन्स के अंदर ब्लॉक्स होते हैं। तो एक डिस्ट्रिक्ट का जो सब डिवीजन होगा वो पुलिस मैटर्स के लिए भी उसी को सब डिवीजन माना जाएगा। समन केस मीन्स अ केस रिलेटेड टू ऑफेंस नॉट बीइंग अ वारंट केस। यहाँ ये ध्यान रखिएगा, समन केस की डिफिनीशन में ही इतना ही कहा गया है कि जो वारंट केस ना हो उसको समन केस कहते हैं। वारंट केस क्या होगा वो हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे। विक्टिम का मतलब who has suffered any loss or injury caused by a reason of the act or omission for which the accused person has been charged, and the expression victim includes his or her legal or guardian or legal hire। तो विक्टिम का मतलब कोई भी ऐसा आदमी जिसको कि नुकसान हुआ है किसी भी एक्ट या ओमिशन के द्वारा, किसी भी आदमी के द्वारा, या इसका मतलब कोई भी ऑफेंस हुआ है तो उस ऑफेंस से जो आदमी जिसको लॉस या इंजरी हुई है वैसे आदमी को विक्टिम कहा जाएगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और उसमें विक्टिम में वो लोग भी आते हैं जो कि अगर वो नहीं है विक्टिम डायरेक्टली तो फिर उस केस में उसके गार्जियन या फिर उसके लीगल हायर, उनको भी विक्टिम कहा जाएगा। तो ये इनडायरेक्ट हुए बट ये इनको भी विक्टिम ही कहा जाएगा। अभी हमने समन केस पढ़ा था जिसमें हमने कहा था कि समन केस वो केसेस होते हैं जो वारंट केस नहीं होते हैं। वारंट केस क्या होते हैं? वारंट केस का मतलब अ केस रिलेटेड टू ऑफेंस पनिशेबल आइदर विद डेथ, imprisonment for life, or of imprisonment for a term exceeding 2 years। कोई भी ऐसी केस जिसमें या तो डेथ की सजा हो सकती है या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ आजीवन कारावास हो सकता है या फिर कोई दूसरा कारावास हो सकता है जिसकी सजा 2 साल से अधिक हो, उनको हम वारंट केस कहेंगे। समन्स केस क्या होगा? जो हमने पढ़ा जो वारंट केस नहीं है, यानी वहां पे समन केस क्या होगा? वो सारे केस मैटर्स जिनकी सजा डेथ नहीं हो सकती है, जिनकी सजा आजीवन कारावास नहीं हो सकता है, उनमें सिर्फ कारावास हो सकता है 2 साल के नीचे, या फिर फाइन हो सकता है। Words and expressions used herein and not defined but defined in the IPC 45 have the meaning respectively assigned to that code। इसके अलावा जो भी चीज़ें यहाँ नहीं भी डिफाइन की गई हैं लेकिन अगर आईपीसी में उनको डिफाइन किया गया है तो उन सभी की मीनिंग वही मानी जाएगी जो आईपीसी में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 3 कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस। इस कोड में एनी रेफरेंस विदाउट एनी क्वालिफाइंग वर्ड्स टू अ मजिस्ट्रेट शैल बी कंस्ट्रूड अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। अभी सेक्शन 2 जो हमने पढ़ा उसमें डिफिनीशंस पढ़े हमने, किन चीज़ों किस वर्ड्स की क्या मीनिंग होगी उसका किस मीनिंग में लिया जाएगा इस पूरे कोड में। यहाँ पे हम बोल रहे हैं रेफरेंसेस जो बनाए जाएंगे उसके लिए सबसे पहले आता है यहाँ पे जब भी कभी मजिस्ट्रेट की बात की जाएगी, अगर वो मेट्रोपॉलिटन एरिया के बाहर होगा तो उस केस में जो भी उसका जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा उसको उस मजिस्ट्रेट से समझा जाए। अगर वो मेट्रोपॉलिटन एरिया आता है तो फिर उसको वहां पे उस एरिया के लिए जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होंगे वो माना जाए। यानी मजिस्ट्रेट का मतलब ये देखा जाएगा कि ये अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो उसके लिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है तो उसके लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट।
Any reference to the magistrate of the second class shall in relation to an area outside a metropolitan area be construed as a reference to judicial magistrate of second class, and in relation to metropolitan area as reference to the metropolitan magistrate. अगेन यहाँ पे अगर जब भी मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास की बात की जाएगी तो वहाँ पर अगर वो मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो उसके लिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को ही समझा जाएगा। अगर वो नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो वहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास को समझा जाएगा। एनी रेफरेंस टू अ मजिस्ट्रेट फॉर द फर्स्ट क्लास, जेएमएफसी जिसको हम बोलते हैं, जब भी किसी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की बात की जाती है, अगर वो मेट्रोपॉलिटन एरिया का है तो वहाँ पे जो उसके मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं उन वही मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास समझा जाएगा। अगर कभी वो अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया के बाहर आता है तो फिर वहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो होते हैं, जिनको शॉर्ट में हम जेएमएफसी कहते हैं, वो उनको समझा जाएगा। एनी रेफरेंस टू चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेल इन रिलेशन टू मेट्रोपॉलिटन एरिया, उसके लिए उनको चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समझा जाएगा। जहां पर भी किसी डिफिनीशन में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट लिखा गया है, लेकिन अगर वो एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो उस एरिया के जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होंगे वहां उसको समझा जाएगा। ये था मजिस्ट्रेट्स के लिए पॉइंट नंबर 1। इसके बाद फिर आता है मजिस्ट्रेट्स के लिए ही पॉइंट नंबर 2 इन दिस कोड। अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स एनी रेफरेंस टू द कोर्ट ऑफ अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेल इन रिलेशन टू अ मेट्रोपॉलिटन एरिया बी कंस्टिट्यूड एज अ रेफरेंस टू द कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट फॉर दैट एरिया। अगर नॉर्मल एरिया है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जो कोर्ट होता है उसको समझा जाएगा। अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का जो कोर्ट होगा उसको समझा जाएगा। Subsection 3. Unless the context otherwise requires any reference to any enactment passed before the commencement of this code, magistrate of first class का मतलब shall be construed as a reference to judicial magistrate of first class. मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास या थर्ड क्लास का मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट अगर कहीं मेंशन्ड है तो उसके लिए उसका मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। इन एनी एरिया विच इज इंक्लूडेड इन मेट्रोपॉलिटन एरिया एज अ रेफरेंस टू सच मेट्रोपॉलिटन एरिया, तो वहाँ पे मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ऑफ द सेकंड क्लास इन रिलेशन टू सच एरिया शैल बी कंस्टिट्यूट एज अ रेफरेंस टू द मेट्रोपॉलिटन एरिया मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन। नॉर्मल तौर पे इस पूरे समरी के रूप में हम इसको यही समझ सकते हैं। अगर वो मैटर मेट्रोपॉलिटन एरिया में आता है तो वहाँ पे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स होते हैं और उनके जो हेड होते हैं उनको चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहा जाता है। इसके बारे में हम आगे सेक्शंस में डिटेल में पढ़ेंगे। अगर कहीं भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात की जाती है या मजिस्ट्रेट की बात की जाती है और अगर वो नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया में आता है तो वहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो सकते हैं। जहाँ जिसकी जो डिफिनीशन आएगी उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि वो मेट्रोपॉलिटन एरिया है या नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया है, उसके अकॉर्डिंग उसको समझा जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। सेक्शन 4, ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर आईपीसी एंड अदर लॉज। All offences under the IPC Indian Penal Code 45 of 1860 shall be investigated, inquired into, tried and otherwise dealt with according to the provision hereinafter। तो सेक्शन 4 के दो पार्ट हैं। पहला सब सेक्शन बोलता है कि आईपीसी के जितने भी इन्वेस्टिगेशन होंगे, आईपीसी के अंडर आने वाले सारे ऑफेंसेस का इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, वो सारी सब कुछ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी के अकॉर्डिंग चलेगा। इसके अलावा ऑल ऑफेंसेस अदर देन एनी अदर लॉ shall be investigated, required or tried otherwise dealt with according to the same provision, but subject to any enactment for the time being in force regulating the manner and place of investigation dealing with such offenses। इसके अलावा जितने भी ऑफेंसेस किसी दूसरे लॉ में बने हुए हैं वो उस लॉ के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग डील किए जाएंगे, लेकिन उसके ऊपर रेगुलेशन और इंक्वायरी जो होगी अदरवाइज डीलिंग विद सच ऑफेंसेस जो उस वक्त इन फोर्स होंगे। Saving clause. Nothing contained in this code shall, in absence of a specific provision to the contrary, affect any special or local law for time being, or any special jurisdiction or power conferred, or any form of special form of procedure prescribed by any other law for the time in force। ये जो कोड बनाया गया है इसका पर्पस था बहुत सारे अलग अलग चल रहे कोड्स लॉज को कंपाइल करके एक कोड देना क्रिमिनल प्रोसीजर्स के लिए। तो सेविंग क्लॉज ये बोलता है कि अगर इसका इसमें जो भी बनाया जा रहा है वो किसी बने हुए किसी दूसरे लॉ को इम्पैक्ट नहीं करेगा, उनके उनकी बनाए हुए प्रोविजन को निगेट नहीं करेगा। जहाँ अगर किसी मैटर के लिए कोई लॉ बना है वो उस मैटर के लिए चलता रहेगा। ये मैटर्स जो हमने ऊपर पढ़ा आईपीसी और बाकी जितने जहाँ पे भी एप्लीकेबिलिटी इसकी मानी जाएगी उन सभी के अकॉर्डिंग सीआरपीसी काम करेगा। तो ये था हमारा चैप्टर 1
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।